होती है। सबसे पहले global.axx, then route config, then controller, then view start, then layout, then index। ऐसा ही था। इसका क्या रोल है, थोड़ा थोड़ा वो भी बता दें। राउटिंग का क्या रोल है, वहां से पता चलता है किस कंट्रोलर एक्शन पे जाना, यही है। व्यू स्टार्ट का क्या रोल है, वहां से पता चलता कौन सा वाला लेआउट यूज हो रहा है। एक लेआउट का क्या रोल है, वो मास्टर पेज है और उसके अंदर एक रेंडर बॉडी होता है सेक्शन, जहां पे हमारे व्यू को मर्ज करता है। बाकी सब कुछ सेम रहता, बस उस जगह पे जाके वो मर्ज होता है। तो ये क्या लेआउट, क्या बेसिकली एक कॉमन टेम्पलेट है। अदरवाइज आपको लेआउट टॉपिक अलग से भी सिखाया जाएगा, 2 लेक्चर लगेंगे, 1.5 इतने ही राउटिंग पे लगेंगे, थोड़ा सा बेस आपका बनेगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कोड फर्स्ट से डाटाबेस कैसे बना, ठीक है जी। किस किसने करके देख लिया, करना करा चल गया था, ठीक। तो आज हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक बार फिर हम लोग करेंगे, और उसके आगे क्या करना है। अब कोड फर्स्ट का बेनिफिट बता दोगे। अभी तक कोड फर्स्ट में सबसे बढ़िया डाटाबेस की डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डाटाबेस यूज कर सकता है। कोड फर्स्ट का फायदा ये है, दूसरी जगह डाटाबेस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। वहां जाओ, कनेक्शन चेंज करो, अपडेट डाटाबेस लिखो और उस कंप्यूटर पे अपने आप ही वो डाटाबेस बन जाएगा। अगर ASP.NET वाला डाटाबेस है DB एम्प्लॉय 1147, उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं चलता। उस डाटाबेस की स्क्रिप्ट बनानी पड़ती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े तरीके होते हैं, ठीक। लेकिन तो अब हम लोगों ने आगे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। कोड फर्स्ट से हम नया डाटाबेस बनाएंगे, तो कोई डाउट होगा पता चल जाएगा जी। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन से प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, वेब एप्लीकेशन फॉर MVC कोड फर्स्ट 1147। कहाँ सेव करना है, D ड्राइव के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ ASP.NET MVC। Then click on create, यहाँ चूज करो MVC, then click on create और create पे क्लिक किया। ठीक, और यहां पे चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पैकेज इंस्टॉल करेंगे। वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, डेटा फोल्डर बनाएंगे, उसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होगी। उसके बाद माइग्रेशन इनेबल करेंगे, माइग्रेशन ऐड करेंगे और अपडेट डाटा। तो स्टेप्स होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं कई बार। तो पहले पैकेज इंस्टॉल करो, टूल्स, नगद पैकेज, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, और ब्राउज पे क्लिक किया। एंटिटी फ्रेमवर्क, EF लिखा, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क। सबसे पहले जो आ रहा है एंटी फ्रेमवर्क कोड, 1-1.5 हफ्ते बाद ये यूज करेंगे, ये लेटेस्ट वाला है। अभी हम कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये है वो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक। और यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इंस्टॉल वर्जन आ रहा आगे लिखा हुआ लेटेस्ट टेबल, और इंस्टॉल पे क्लिक करो। और आज का जो प्रोजेक्ट बनता है वो आपके कोड फर्स्ट डाटाबेस यूज होता है, इसलिए अब हम लोग दूसरे वाला नहीं करेंगे। आई एक्सेप्ट, कितना टाइम लगा, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अब आपको देखना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, कहां से, packages.config, ये नहीं होना में आती है,
जो भी स्टेप्स हैं फॉलो करो। एक आदत पड़ती है, कोई बुरी आदत थोड़ी है ये। लो ज्यादा पढ़ना को ये देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया। अब हम बनाएंगे वेब कॉन्फ़िग। मैं जाके कनेक्शन सिंक, तो वेब कॉन्फ़िग फाइल में आगे और सिस्टम डॉट वेब कनेक्शन सिंक, कहानी पता आपको क्या लिखेंगे, एट नेम कौन str कनेक्शन सिंक सर्वर, क्या लिखा मैंने, डाटाबेस सर्वर का नाम, क्या लिखा, डाटाबेस सर्वर का नेम। ये आपका डाटाबेस सर्वर है डेप, और स्लैश के बाद क्या है, इंस्टांस। ये इंस्टांस कुछ और भी हो सकता है, इंस्टॉलेशन टाइम में दिया हो, पर डुप्लीकेट नहीं हो। मतलब ये नहीं कि जितनी बार पढ़ो कुछ तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। देखो आपको इतना समझाना चाहिए, आप बंदे को चीज समझा सको पूरी, ठीक। उसके बाद डेटाबेस, और यहाँ जिस नाम से डाटाबेस बनी, ठीक। तो मैंने बोला जी db अंडरस्कोर mbc अंडरस्कोर cf कोड फर्स्ट अंडरस्कोर 1147, कुछ भी नाम हो सकता है डाटाबेस का, जिस नाम से बनाना है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। क्यों करते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। जब भी आप सोचो, जब कोड भी लिखते क्या हो, क्यों लिखा, नहीं पता तो रुको समझो, बस इतनी बात है। ये नहीं कि टाइप की तरह देख देख के लिखते। बुक जो नोटबुक में जो सिंटैक्स है वो सिर्फ सिंटैक्स है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट तो आपने सोचना है। उसके बाद प्रोवाइडर जो पहले नहीं देते थे, हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल कैप्स का ध्यान रखना इसमें। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम का एस कैप्स में, डेटा का डी, एसक्यूएल का एस, क्लाइंट का सी, जो आप ऊपर नेम स्पेस यूज करते थे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। हो गया जी। अगर इसमें ऐसा नहीं, पहले कनेक्शन लिख लो, बाद में पैकेज इंस्टॉल करो, तो जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्टेप आगे पीछे स्टेप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल में जाओ और एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाएं। पहला कॉलम हम आईडी लेंगे, उसको वो प्राइमरी की भी बना लेगा और ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा नेम, फिर एड्रेस, फिर सैलरी। यानी कोड लिखने से पहले आपके माइंड में पिक्चर प्ले होनी चाहिए, याद रखना है। आपने यहां से जाना है गाड़ी में, तो पहले बता दो ना कौन से सेक्टर जाना है। एक तो यही चीज है, वहां थोड़ी पहुंचे, चौक पे पहुंचे, कहां जाना है, इस चौक पे नहीं, पहले पता होता हमने जी 17 सेक्टर जाना है। तो पूरे माइंड पिक्चर बनी होती कोडिंग पूरी, कहां से होके जाना है, यही तो कोडिंग और क्या है। ठीक, अब आप लोग मॉडल में गए, तो ये आपने क्या लिख दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग। कल पूरा टाइम लगा के मैंने समझाया हुआ। ठीक, अब आ जाओ मॉडल्स फोल्डर पे, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉई डॉट CS, अपने आप ही आ जाएगा, सी शार्प का कोड है। अब ये जितने मर्जी मॉडल हो सकते हैं, 2 तो मैंने बताए थे, मेरे प्रोजेक्ट में 100 मॉडल भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय डॉट CS और मॉडल बोले तो टेबल, टेबल बोले तो मॉडल, एक ही बात। एक जिसको हम क्लास कहते हैं, है तो क्लास ही, पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, और इसके मेंबर लेने हैं तो प्रॉपर्टी बनानी कितना जल्दी बन जाता है। आईडी, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी,
प्रॉप 2 बार टैब प्रेस किया, डाटा टाइप स्ट्रिंग और नेम, ठीक। और यहां पे फिर वही प्रॉप स्ट्रिंग, अब थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ, एड्रेस, और लास्ट में क्या है, सैलरी, ये लो। तो ये आपका मॉडल बन गया, कोई मुश्किल नहीं, 3 स्टेप तो होगी। चौथा स्टेप क्या है, डेटा, और डेटा में बनाओगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। डेटा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आपकी मेन फाइल बने, जहां से पूरा डेटाबेस मैनेज होता है। वहीं से डिसाइड होगा टेबल कहां बनना है, डाटाबेस कहां बने, इसलिए वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये मॉडल बना लिए। अब आप प्रोजेक्ट में गए, ऐड, एक नया फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम डेटा, और इसमें क्लास बनाओ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो डेटा पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम क्या रख दिया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर लिया, और डीबी कॉन्टेक्स्ट मेन क्लास है जो इंटरनली डेटाबेस मैनेजमेंट करती है, और ये इसका नेम स्पेस है यूजिंग system.data.entity। यही डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है जो टेबल बनाएगी, डाटाबेस बनाएगी, क्योंकि डाटाबेस की बेस लैंग्वेज एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इंटरनली आपकी वही है। हम चाहे एंट्री फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, हम सीक्वल की क्वेरी लिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो है डाटाबेस बेचारे को तो सीक्वल ही समझ आती है। तो वो कौन मैनेज करता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अब ये क्लास मैंने नहीं बनाई, पता है। अब आप बनाओ कंस्ट्रक्टर, CTOR, 2 बार टैब प्रेस करो, बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, सेम नेम क्लास नेम, और यहां पे बेस क्लास को एक्सेस करने के लिए बेस कीवर्ड, और इसके बीच में पास कर दिया। तो ये बेस क्या करेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। बेस क्लास कौन सी है, जिसको आपने इनहेरिट किया हुआ, दैट इज डीबी कॉन्टेक्स्ट। और कभी भी 2 बेस क्लासेस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है। तो कीवर्ड पता चल गया बेस, देख लो, बेस पे क्लिक किया, F12, अपने आप देखो ये इसका कंस्ट्रक्टर है, और इसमें पैरामीटर है कनेक्शन स्ट्रिंग, एक, और ये system.data.entity, ठीक। अब उसके बाद अब होता क्या है, जब हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या करेगा, पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर वो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। याद रखना ऐसे ही वर्किंग होती है, ठीक। आप ना भी लिखो बेस, तब भी पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, अगर आपने कोई क्लास यहां इनहेरिट की। जब कुछ ना समझे तो ठंडे दिमाग से तो क्या समझे, ना कोई चीज पढ़ रहे होते उनको थोड़े ऐसे करते हम लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा है, फिर बड़ी बड़ी आंखें निकालते, फिर थोड़ी देर बाद ठंडे दिमाग से सोचना होता है क्या बात बोली। मैं बार बार कहता हूँ बच्चे, बहुत ज्यादा सिलेबस है, अगर आप इस पे डिपेंडेंट रहोगे, नोटबुक पे नोट्स बना लिए, रिकॉर्ड कर लिए, कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, सिंटैक्स तो आप लिख रही हैं, आप जितना मर्जी सिंटैक्स पढ़ लो, भूल तो फिर भी जानी है। अभी तो थोड़ा चीज की आगे कितनी चीजें हमने पढ़नी, कहाँ रिएक्टिव सिंटैक्स याद रख, कहाँ एंगुलर के, कहाँ नोड जेएस की, कहाँ क्या क्या चीजें सिंटैक्स याद रख नहीं रख सकती, इसमें कोई गलती नहीं है हमारी।
तो सिंटैक्स तो आपको लिख रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट छोटा सा होता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इस क्लास के अंदर जो टेबल बनाना है तो प्रॉप, और उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डीबी सेट, और यहाँ पे कौन सा मॉडल। अगर किसी मॉडल को आप यहाँ नहीं ऐड कर रहे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो टेबल कंसीडर नहीं होगा। मान लो मॉडल्स फोल्डर में 15 क्लासेस बनाई है, 15 में से 10 आपने यहाँ ऐड की तो 10 टेबल में बनेगी, 5 आपकी वो सिंपल क्लासेस कंसीडर होंगे। अब एम्प्लॉई और ये आपका आ, ठीक, और यहां पे एम्प्लॉय, अब आपने क्या करना है, बोलो। नेक्स्ट स्टेप है इनेबल माइग्रेशन, उसके बाद ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद अपडेट डेटाबेस। यही स्टेप्स थे, कल पूरा लेक्चर इस पे लगाया, ठीक। तो अब माइग्रेशन को इनेबल करना है, ये स्टेप्स है, केवल बच्चे स्टेप्स होते हैं, उसमें हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं। जैसे अगर ये नहीं बनाई होगी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, माइग्रेशन कर भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक। अब टूल्स, नगेट और ये पैकेज मैनेजर कंसोल, पैकेज मैनेजर कंसोल क्लिक करो, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, पीएम पैकेज मैनेजर कंसोल इनेबल हाइपर माइग्रेशन, इनेबल हाइपर माइग्रेशन, और एंटर प्रेस करो। आप लोग ये चेक भी करते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि पता चले ओवरराइट ही हो गया पिछले वाला, लास्ट में पता चले एक ही लेक्चर मिला हमें। इतनी मेहनत से आपने देखो इतना अच्छा योग कर रहे, 1 घंटा हाथ ऐसे रखना कोई आसान बात थोड़ी है। और कई बच्चे तो हाथ के हाथ लिख भी रहे हैं साथ, 2 काम, ये मल्टीटास्किंग कोई आसान बात थोड़ी है। पर बच्चे याद रखना रिकॉर्ड में न रह जाए, क्योंकि नोटबुक पे लिखा होगा ना तो डाल होगा यार प्रैक्टिस करके जाना है, अरे कर लेंगे कल परसों को, ठीक बड़ा यार रिकॉर्डिंग में, और ना वो कल आएगा ना परसों, फिर दूसरा बैच ही आता है। तो बड़े बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, एक बैच में आएंगे समझे होंगे, फिर वो दूसरे बैच में आएंगे, तो साल भर पढ़ना ही पड़ता है। तो रोज की प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 से 3 बार, ये याद रखना, ठीक, तभी इसका पूरा फायदा उठा पाओगे जो रोज का हम पढ़ते हैं। और ये देखो माइग्रेशन फोल्डर बन गया, ठीक, यानी जो रोज मैं पढ़ाता हूं 2 या 3 बार उसको करके दे बस। अब यहाँ पे ऐड हाइपर माइग्रेशन, ठीक, और यहाँ पे पहली माइग्रेशन का तो मैं जल्दी ऐसे लिख देता हूँ, इनिट लोड, ये कोई कीवर्ड नहीं है, इनिशियल लोड मतलब पहली बार लोड कर रहे हैं, एक आज परी है, नहीं तो फर्स्ट लोड लिख लो, आपकी मर्जी। इनिशियल लोड, तो ये क्या करेगा, एक माइग्रेशन फाइल बनाएगा, उसके अंदर सारा काम जाम इन्होंने लिखा होगा जो टेबल बना, ये देखो, ठीक, और ये देखो माइग्रेशन फोल्डर के ठीक, और ये देखो यहां पे इनिशियल लोड और टीबीओ डॉट एम्प्लॉय, और ये आईडी नेम एड्रेस और सैलरी,
ठीक, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और सेल। ये देखो क्रिएट टेबल, टेबल बनेगा एम्प्लॉइज, और ये आईडी नल लेवल फॉल्स, और ये आइडेंटिटी कॉलम है। तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के अंदर जिस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट बनाना उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कॉलम। जैसे माई सीक्वल में बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, एआई लिखा होता ऑटो इंक्रीमेंट, बात वही है, बाकी वही। और आईडी को बना दिया प्राइमरी, हो गया। अब लास्ट कमांड क्या होगी, अपडेट डाटाबेस। तो पैकेज मैनेजर कंसोल, दोबारा से गए और यहां पे क्या कमांड लिखोगे, बोलो अपडेट हाइफन डेटाबेस। ये सारे स्टेप्स हमने कल किए, एक भी इससे रिवाइज हो गया, बट आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये अपडेट डाटाबेस से ये कल भी बनाना है, अब ये बनता रहे तो पता चल जाएंगे, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपडेट डाटाबेस, ठीक, तो इस तरह से ये आपका डाटाबेस बन गया होगा। अगर आपको देखना है तो सर्वर एक्सप्लोरर पे गए और सबसे पहला लिंक आ गया अपने आप, कौन एसटीआर, और यहां पे तो अब आपका मॉडल बन चुका है, बन गया ना मॉडल। मॉडल अब हम बनाएंगे कंट्रोलर। तो आज कहानी थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इस बार जो मॉडल बना है वो डाटाबेस से बना है। कहां से बना हुआ, डेटाबेस से, ये फर्क। तो अब यहां पे नई चीज भी आएगी, पहले देख लो टेबल्स और ये एम्प्लॉइज बन। क्लियर है जी। अब इतने स्टेप्स आपने कल भी किए थे और आज भी कर। अब आप बनाओ, मॉडल तैयार है। पिछली बार मॉडल सिंपल क्लास थी, इस बार मॉडल कहां से बना है आपका, एंटिटी फ्रेमवर्क, उससे बनाए। अब कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, सेम करवाया हुआ पहले। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करो और ऐड कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे MVC5 कंट्रोलर, देन ऐड करो। ठीक, ऐड पे क्लिक किया और कंट्रोलर का नाम क्या रखा, एम्प्लॉई, और साथ में आ जाएगा कंट्रोलर कीवर्ड। उसके बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली व्यूज फोल्डर के अंदर एक फोल्डर भी बना देगा कंट्रोलर नेम से, यानी उस फोल्डर का नाम होगा एम्प्लॉय। देन क्लिक ऑन ऐड। अभी तक कुछ नहीं आना, सब करवाया हो। तो ये कंट्रोलर बन गया, और ये देखो, तो ये आपका कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, और ये आपके। और याद रखना एक चीज, जैसे आपका ये कंट्रोलर है तो एम्प्लॉय जो है, अगर कंट्रोलर कीवर्ड साथ में ना लगाओ तो एक नॉर्मल क्लास कंसीडर होगी, वो कंट्रोलर नहीं होगा, चाहे आप कंट्रोलर क्लास इनहेरिट भी करें। ठीक, अब आप यहां आ जाओ। अब इस बार आपने मॉडल एक्सेस करना है, और मॉडल कहां से है, डाटाबेस। ठीक, तो क्या करोगे आप लोग, यहां पे नई चीज, प्राइवेट क्लास के अंदर ही होंगे मेंबर, और इस बार मैं ले रहा हूं रीड ओनली।
बताता हूं, पहले लिख लो एक बार। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमने क्लास बनाई है, बनाई थी ना भाई, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसका नेम स्पेस एक्सपोज कर लो या ऐड कर लो, ये आ गया डेटा फोल्डर के अंदर, और ये आपका ऊपर ऐड हो, और इस टाइप का आपने ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ले। तो ये क्या है, रीड ओनली। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रीड ओनली होते हैं, कांस्टेंट होती है, ये दोनों में क्या डिफरेंस? पहली बात, दोनों ही रीड ओनली होते हैं, मतलब दोनों को ही चेंज नहीं कर सकते, बट रीड ओनली को हम एक जगह चेंज कर सकते हैं, और वो क्लास के कंस्ट्रक्टर, यानी जो रीड ओनली मेंबर होते हैं बच्चे, रीड ओनली है ठीक है, उससे हर जगह चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कहां चेंज कर सकते हैं, क्लास के कंस्ट्रक्टर में। जैसे मैं करूंगा CTOR, अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, टैब प्रेस किया, बन गया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये देखो, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। देख लो, क्योंकि इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया ना यहाँ पे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, मतलब रीड ओनली चेंज हो गया। तो रीड ओनली मेंबर रीड ओनली होते, बट एक ही जगह चेंज हो सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, और कहीं चेंज नहीं हो सकते। कांस्टेंट मेंबर कांस्टेंट होते हैं, वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकते, यानी कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता। वो मैं आगे यूज करूंगा, तब आपको बताऊंगा। तो कोई पूछे रीड ओनली और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक, रीड ओनली भी रीड ओनली होता, कांस्टेंट भी रीड ओनली है, बस फर्क है कि कांस्टेंट को आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक, और जो रीड ओनली है उसे सिर्फ क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही आप चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट ऐसे होता है ना बच्चे, जैसे छोटा एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट कॉन्स्ट, ये एक आपने टेस्ट वेरिएबल ले लिया, और कांस्टेंट और डाटा टाइप में भी स्ट्रिंग। अब इसमें आपने लिख दिया, अब इसका मतलब ये है, अब इस टेस्ट वेरिएबल को कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते टेस्ट इज इक्वल टू हाई लिख, वेलकम लिख, तो कांस्टेंट का मतलब उसे कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अभी जरूरत नहीं, अभी रहने दो इसको लिखने का, ये मैं सही जगह यूज करवाऊंगा तब समझाऊंगा। तो मैंने अभी इसको रीड ओनली लिया है कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है, ये डाटा को एक्सेस करने की मेन क्लास है, बताया था, जहां डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट किया होगा। ये देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पे अफ्टर प्रेस करिए, वही तो है जो हमने बनाई है, वही क्लास है। जब आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना पहले, फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, देखो आ गया सर। अब इसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस करें, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में तो अभी एक ही मॉडल ऐड हुआ एम्प्लॉय, उसी का टेबल बना है, तो ध्यान, तो ये देख लो, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये इसमें इनिशियलाइज कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया। और आपको बता दें, जब हम ASP.NET कोर पढ़ेंगे तो वहां एक नया कंसेप्ट आया हुआ, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उसमें हमें ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले ये पढ़ लो, जब वो पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अब उसके बाद इंडेक्स सेक्शन में यहां पे मुझे एम्प्लॉय का डाटा डिस्प्ले करना है, कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, इंडेक्स पे आ जाओ, वेर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, एरे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कलेक्शन भी आ सकती है।
यानी यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेटाडाटा टाइप। जैसे अब ये मैंने ले लिया थी एम्प्लॉइज लिस्ट, एक वेरिएबल है एम्प्लॉइज लिस्ट, और यहां पे कैसे एक्सेस करोगे कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है और डॉट लिखा, ये देखो एम्प्लॉइज आ गया हेल्प में, ठीक, डॉट टू लिस्ट। ये बिल्कुल वैसा काम हो गया जैसे हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यहां क्या लिखा, जस्ट टू लिस्ट। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉइज मॉडल में जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे एम्प्लॉय लिस्ट में लिख देगा, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हम पास कर देंगे व्यू। किसको पास कर देंगे, व्यू को, और फिर हम बनाएंगे व्यू। क्या हुआ, मॉडल से इंफॉर्मेशन एक्सेस की और किसको पास कर रहे, व्यू। व्यू को क्या पास हो रहा है इस बार, एम्प्लॉइज लिस्ट। लिस्ट बोले तो एरे, लिस्ट बोले तो कलेक्शन। एक ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट पे गए, क्या लिखा रहा है यहां, लिस्ट, और उसके अंदर एम्प्लॉय लिखा रहा अपने आप, लिस्ट और उसके अंदर एम्प्लॉय। ये क्या करेगा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न होगा। क्या होगा, यही हुआ ना, ठीक। तो इस तरह से, और ये देखो एम्प्लॉइज क्या है, प्रेस करो, यही तो है। यहां पहुंचने के लिए क्या यूज हुई, एप्लीकेशन भी पहुंच गया, तभी हमने ऊपर वो डिक्लेयर किया कि इसको एक तो बार बार कोई इनिशियलाइज ना कर सके, तभी मैंने इसको क्या बना दिया, रीड ओनली। सिर्फ एक बार ये चेंज होगा, अब कहीं पे चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही हो सकता, तभी तो मैंने उसको रीड ओनली दिया। ना भी तो रीड ओनली चल जाता है, एरर नहीं आती, लेकिन प्रोजेक्ट में तो होता है इस चीज का क्या स्कोप कितना होना चाहिए, चीज बनी हुई है तो यूज करो उसको। अब हम लोग इंडेक्स नाम का क्या बनाएंगे, व्यू। एक तो टेबल से डाटा फैच करना हो तो क्या लिखा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। ये वो हो गए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वो ये, बट यहां वो क्वेरी नहीं लिखनी, क्योंकि यहां जो सिंटैक्स यूज हो रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क, और एंटिटी फ्रेमवर्क किसके सिंटैक्स यूज करता है, लिंक, LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। कोई पूछ ही देता लिंक यूज करना, काम पढ़ के थक जाए और बेइज्जती हो जाए, नहीं किया हमने तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में जो सिंटैक्स यूज होते हैं वो लिंक। अब हम व्यू बनाएंगे, तो व्यूज फोल्डर पे गए और एम्प्लॉय नाम से क्या बना हुआ फोल्डर, एक तो एम्प्लॉय पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, व्यूज फोल्डर पे गए और एम्प्लॉय फोल्डर पे गए, राइट क्लिक, ऐड और व्यू। जैसे व्यू पे क्लिक किया, MVC 5 ठीक है जी, और यहां पे ऐड करो, एक। अब यहां पे व्यू का नेम क्या है, इंडेक्स।
व्यू का नेम क्या आपका, इंडेक्स। ठीक, और ये देखो टेम्पलेट। अब यहां पे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, हम यहां पे यूज करेंगे ये टेम्पलेट। कुछ नहीं है, ये बने हुए टेम्पलेट है, मैं इस क्वेश्चन में इनको यूज करवाऊंगा, लेकिन जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो हम ये टेम्पलेट खुद बनाएं। इसलिए इस क्वेश्चन में मेन फोकस है कंट्रोलर पे, मॉडल तो पता चल, व्यू पे इतना फोकस नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी ने बना के दिया, देखिए तो सही। तो यहां पे लिस्ट चूज करो, क्या चूज करो, लिस्ट टेम्पलेट। ये बना के दिया, देखें क्या दिया हो। और ये मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय। मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय। और यहां पे डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास वो एक ही है, एप्लीकेशन की भी। ये एम्प्लॉय मॉडल है। देन ऐड, जैसे ऐड पे क्लिक किया तो ये टेम्पलेट देखोगे, कुछ चीजें पहले की लिखी होंगी, लेकिन मैं आपको बता दें, ये देखो आ गया। हम ये पूरा डिलीट करके खुद भी लिखते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अभी मैं सिर्फ ये समझा दूंगा थोड़ा सा कि ये है क्या, क्या इसकी कहानी है, थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे जितना हमें आता है। तो अब हम लोग एक बार इसे रन करते हैं और इसको देखते हैं पहले तो क्या आ रहा, फिर हम समझते हैं। रन किया मतलब कहने का जो व्यू बन रहा है, अभी हम उसको जो है थोड़ा समझेंगे, लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम व्यू का कोड खुद लिखेंगे। इस बार हमारा फोकस मेन है मॉडल और कंट्रोलर के कोड, वो हम लिख रहे हैं। तो ये आ गया ऐसे, ये इंडेक्स, क्रिएट न्यू, नेम, एड्रेस, सैलरी, आईडी अपने आप ही नहीं आया, पता ही है, वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होगा। आईडी हम स्क्रीन पे नहीं दिखाते, दिखाना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहां पे एम्प्लॉय ले, ताकि उसके क्लिक में आ जाए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, यूआरएल में खुद लिखना पड़ेगा employee/index, कहानी पता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी बोलो। व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट। अब जो चीज आगे रोज यूज करो तभी तो प्रैक्टिस होगी। व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट। जैसे आप लेआउट पे आए और ये 3 लिंक आ रहे हैं आगे, और एक हम और ऐड कर देंगे li, और ये क्या आपका HTML हेल्पर जिसका नाम है एक्शन लिंक। पहला पैरामीटर होता आपका एम्प्लॉइज लिस्ट, जो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। दूसरा पैरामीटर होता है एक्शन का नेम, इंडेक्स। तीसरा पैरामीटर है कंट्रोलर का नेम। तो ये 3 चीजें मैंने पास कर, ये हमारी कोशिश रहती है जो पीछे पड़ा उसको यूज करो, यूज करोगे तो ही हमें याद रहे। ये देख लो एक बार सामने, रिफ्रेश किया तो ये आ, अब ये काम भी करेगा।
ठीक है, तो एक बार ये लिख लो क्या लिखा। देख, अब यहां पे तो ये आ गया, देखो और ये देखो कॉन्टैक्ट अबाउट होम और एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब ये जो है, जो आपको स्क्रीन वहां नजर आ रही, जो व्यू बना, चलो ये चल गया पता कहां लिखा, व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट। अब आप उस इंडेक्स वाले व्यू पे आ गए जो ये आ रहा था, पहले समझो, एट द रेट मॉडल, मॉडल ऐड हुआ, एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता, पहले ही बता चुका हूं। जो मैंने करवाया था ऐसे मैंने भी मॉडल लिखा था, याद है, बस इन्होंने आगे आई इनम्बरेबल लगाया, और आई इनम्बरेबल किसके लिए होता है, कलेक्शन के लिए। क्या होता है ये, कलेक्शन। क्यों आई इनम्बरेबल लगाया, ये देखो यहां पे एम्प्लॉय में क्या आ रही, लिस्ट आ रही है, और ये टू लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा, ये लिस्ट भी रिटर्न कर रहा है, आई इनम्बरेबल भी है और टू लिस्ट, तीनों में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। देख, ये देखो टू लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट एम्प्लॉय की, आई इनम्बरेबल, तो ये तीनों चीजें किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो यहां पे क्या आ रही, कलेक्शन। जो मैंने करवाया था वहां एक ही रिकॉर्ड था, एक ही ऑब्जेक्ट था, इसलिए मुझे वहां आई इनम्बरेबल लगाने की जरूरत नहीं। तो यहां पे आई नंबरेबल बचे तब लगाना है अगर यहां से क्या मिल रही हो, कलेक्शन। अगर एक रिकॉर्ड हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, डिस्प्ले का कोड है बच्चे, सिंपल। कौन सा कोड है ये, डिस्प्ले। तो इसलिए इन्होंने क्या लगाया हुआ, आई इनम्बरेबल। ये समझना है। उसके बाद ये व्यू बैक क्या होता है, ये छोड़ो, ये मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा व्यू बैक किस काम के लिए होता, तो जो नहीं पता तो छोड़। अब यहां इंडेक्स आ रहा है, ये हेडिंग आप चेंज कर दो, क्या लिखोगे, एम्प्लॉइज लिस्ट लिख दिया। और यहां पे बूटस्ट्रैप भी आता है, ताजा ताजा ही पढ़ा था, टेक्स्ट हाइफन फ्रेंड। ठीक, देख लो कैसा आ रहा है डिजाइन, रिफ्रेश करो, आ गया। अब ये सेंटर में आना चाहिए एम्प्लॉइज लिस्ट, तो क्या कर लो, देखो जो चीज आ गई वो तो हमने छोड़नी नहीं थी दूसरे लेक्चर में, तीसरे में कुछ और आ गया। और ये बूटस्ट्रैप। अब आपको मैं थोड़ी सी कहानी चेंज करूंगा, ये आया कहां से, ये क्लास है, क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए, यही बताया हुआ। ठीक, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, क्यों पढ़ रहे, रीयूजेबिलिटी भी लिखी थी, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी। बस फर्क ये है कि ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है और वो प्रोग्रामिंग। ठीक, वो किसके लिए, आपका प्रोग्रामिंग। ठीक, वो डिजाइनिंग के लिए है, ये डिजाइनिंग के लिए, और कुछ नहीं है, रीयूजेबिलिटी। लेकिन ये क्लास है कहां पर, स्केलेबिलिटी की।
परसों लिखी थी मैंने, कहाँ बनी हो? तो अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस कुछ बताऊंगा। देखो जादू नहीं होता कुछ। जैसे मैंने पहले दिन पढ़ाया कि यूआरएल में क्या लिखना होता, कंट्रोलर का नेम, एक्शन का नेम, याद रख लिया क्योंकि मैंने पढ़ाया था। अब आपको पता चल गया नहीं, राउट कॉन्फिग से ये सारा मैनेज होता है। वहां हम कुछ भी और भी दे सकते हैं। इसी तरह से ये क्लासेस कहां से आ रही, हम तो धड़ल्ले से लिखी जा रहे हैं। तो ये सारी क्लासेस कहां बनी है मैं दिखाता हूं। टैक्स हाइपर प्राइमरी, ये कंटेंट फोल्डर है और इसमें फाइल है bootstrap.css। कंटेंट फोल्डर पे गए और इसमें एक फाइल है bootstrap.css। ये फाइल है और ये वो जो भी है। अब मैं यहां फाइंड करता हूं, कंट्रोल F, ये आ गया और यहां लिख दिया टैक्स हाइफन सेंटर प्राइमरी। ये देखो, ये है क्लास, क्लास का नाम है डॉट टैक्स हाइफन प्राइमरी या डॉट से। जो कस्टम क्लास की डॉट से बनती है, खुद भी बना सकते हैं। उसके हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ कैसा कलर होगा। आप यहां चेंज कर दो, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये कहानी सारी किसकी है? एक टैक्स हाइफन प्राइमरी, बस ये। ठीक, इसी तरह अगर टैक्स हाइफन सेंटर देखना भी, ये कंट्रोल F तो पता ही है। अब ये ना वो ना ये भी बताओ तो बेइज्जती होगी। क्या था नाम यहाँ पे? टैक्स हाइफन सेंटर। ये देखो प्राइमरी लिखा ना, लेकिन देखो टैक्स हाइफन इन्फो में कहाँ जाता है? ये नीचे आ गया होगा ना, बेसिकली नीचे से कर रहा होगा, वो ऊपर होंगी। ये देखो आ गया टैक्स हाइफन इन्फो, इसका कलर अलग हो तो इसकी फॉर्मेटिंग अलग होगी। ठीक, इसी तरह से ये देखो टैक्स हाइफन सेंटर, क्या लिखा हुआ? टैक्स हाइफन लाइन सेंटर। ये देखो राइट। ठीक, तो ये सारी कहां बनी है क्लासेस? मेन मुद्दा ये है। ठीक, कोई इसमें जादू नहीं, क्लासेस को देखोगे ना तो आइडिया हो जाएगा, हो जाता नहीं देखो, तो इसके लिए कोई वो नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि वहां तक कैसे पहुंचे? कहां पे? जहां हम लिख रहे हैं, हम कहां यूज कर रहे? इंडेक्स से। अब ये मेन चीज कैसे पहुंचा, तो इसके लिए बच्चे यहां ने एक कंसेप्ट यूज किया हुआ बंडलिंग का। कौन सा है? बंडलिंग। ठीक, यहां पे गए और ऐप स्टार्ट के अंदर एक फाइल है बंडल कॉन्फिग डॉट CS। ये धीरे धीरे केटी में चीजें बढ़ती जाएंगी। बंडल कॉन्फिग डॉट CS, जहां राउट कॉन्फिग, बंडल कॉन्फिग डॉट CS। तो आता है ना क्वेश्चन, कैसे पहुंची? कल को मैंने अपनी बूटस्ट्रैप बनाई है, वो कैसे यूज करूंगा फिर मैं? एक चीजें आएंगी, तो पहले हम समझते हैं। बंडल कॉन्फिग डॉट CS में गए, ये बंडल बने हैं। अगर मैं बोलूं बंडल, तो बंडल से कंफ्यूज नहीं होंगे। एक फोल्डर बना है, किसी फोल्डर में बूटस्ट्रैप है, किसी में जावास्क्रिप्ट की है, किसी में वैलिडेशन की, ऐसे है। बंडल सेम वही है। तो इन्होंने एक बंडल बनाया हुआ, ये वाला। ठीक, bundles.add स्टाइल बंडल है और उसका नाम क्या रखा हुआ? content/css। ये बंडल का नेम है और इस बंडल के अंदर क्या ऐड है? content/bootstrap.css। ये वही फाइल जो मैं अभी दिखाई।
कहां पे है? कंटेंट फोल्डर के अंदर। कहां बच्चे? ये कंटेंट फोल्डर के अंदर। फाइल का नाम है bootstrap.css और एक इन्होंने और ऐड किया site.css, उसमें कुछ अभी खास नहीं। एक ये आगे जो टिल्ड होता है इसका क्या मतलब होता है? ये क्या करता है? आगे का पाथ खुद उठा ले। ठीक, जैसे यहां तो लिख दिया जी कंटेंट फोल्डर और उसके अंदर फाइल है bootstrap.css, लेकिन ये कंटेंट फोल्डर कहां पे है? प्रोजेक्ट के अंदर है, वेब एप्लीकेशन है। ये वाला फोल्डर कहां है? डी ड्राइव के अंदर, ASP.NET MVC। नहीं तो वो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा ना, डी ड्राइव, आगे ASP.NET MVC फोल्डर, उसके बाद प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर होगा, उसके बाद स्लैश कंटेंट आएगा। लेकिन कभी भी हम स्टैटिक पाथ नहीं लिखते। अगर मैं यहां लिख दूं डी ड्राइव, ये पूरा पाथ चल जाएगा, लेकिन दूसरी जगह नहीं चलेगा। मान लो उसके बाद डी ड्राइव नहीं, उसने ई में रखा हुआ प्रोजेक्ट, तो पाथ चेंज करोगे। इसलिए ये हमेशा याद रखना, ये आगे का पाथ खुद उठा लेता है, चाहे सी में, चाहे बी में, चाहे ई में, चाहे एम। ठीक, तो ये कंटेंट के अंदर ये फाइल है bootstrap.css और इसके लिए ये बंडल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई फोल्डर का नाम नहीं। अब ये बंडल फिर कहां ऐड हुआ हो? तो लेआउट में जाओ, शेयर के अंदर, और यहां नजर मारो, सबसे ऊपर पहला ही बंडल है style.render और ये बंडल जब लेआउट पे ऐड हो गया तो हर पेज पे आपका यूज हो। क्योंकि जो हमारा व्यू है वो यहां लोड होता है ना रेंडर बॉडी में, तो जो चीज अंडरस्कोर लेआउट में ऐड हो गई तो आप लेके चलो वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये बंडल कहां से उठाया? बंडल कॉन्फिग से, और उस बंडल के अंदर किसका पाथ दिया हुआ? बूटस्ट्रैप फाइल। अब कहानी समझ आई? ठीक, मतलब ये है कि जो चीज लेआउट में मैंने क्या पढ़ाया था कि रेंडर बॉडी के ऊपर का कोड और रेंडर बॉडी के नीचे का कोड कॉमन है, जो हर पेज के साथ बाइंड है, सिर्फ रेंडर बॉडी में हमारा व्यू चेंज। तो इस तरह से ये जो इंडेक्स में हम लिख रहे हैं, तो ये बूटस्ट्रैप यहां तक कैसे पहुंची? कहां तक पहुंची जी? लेआउट पे एक बंडल ऐड है content/css, वो बंडल कहां बना हुआ? ऐप डेटा के अंदर। उस बंडल में क्या है? बूटस्ट्रैप वाली फाइल का पाथ है, जो फाइल कहां है आपकी? कंटेंट फोल्डर के अंदर। और भी आएगी चीजें, बाद की बात। चलो पहुंच तो गए ना हम लोग कि कहां से बूटस्ट्रैप का डाटा आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक, तो अब आप लोग नीचे चलो, ये क्या लगाया हुआ है इन्होंने? बटन है क्रिएट न्यू का। ठीक, ये एक्शन लिंक है, तो ये क्रिएट न्यू और ये एक्शन का नाम है। क्या नेम है? ये एक्शन का नेम। ये देखो डिजाइन में पता चल गया। क्रिएट वही सेव के लिए, मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी बूटस्ट्रैप अप्लाई करो। लो जी, ये आपका आ गया HTML हेल्पर। क्या बोलते हैं इसको? जब @HTML लिखा हो तो कॉमा, उसके बाद वो पूछ रहा है कंट्रोलर का नेम क्या है? क्या नेम है? एम्प्लॉय। ये क्रिएट नाम से अभी एक्शन बनाया नहीं है, बनाना है। और इस पे ऊपर फोर्थ पैरामीटर जो है, तो अब आप सीखोगे HTML हेल्पर पे कैसे बूटस्ट्रैप अप्लाई करना। मैंने इसको बटन बनाना है क्योंकि लिंक सा नजर आ रहा, देखो बटन लो। तो यहां पे न्यू और कर्ली ब्रैकेट ध्यान से,
@class, जो क्लास है वो कीवर्ड है, इसलिए @ आगे लगाया। और यहां पे कौन सी क्लास एक्सेस करनी, बूटस्ट्रैप की, चेंज हो गई btn-info। btn बोले तो क्या बनेगा, बटन। टैक्स बोलेंगे वही टैक्स इन्फो, टैक्स एक्सेस, अब बन गया btn-info, btn-primary, btn-success, btn-danger। ये देख लो, रिफ्रेश, वो देखो उसकी लुक चेंज हो गई, और लिंक की जगह क्या बन गया, बटन। सिंटैक्स देख लो बच्चे, एक्शन लिंक वैसे ही था, ये वो टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे नजर आएगा। आप चाहो तो इसको लिख लो न्यू एम्प्लॉय, तो भी कोई फर्क नहीं है। ये एक्शन है जो हमने बनाना है, कहां बनाना है, एम्प्लॉय कंट्रोलर में। और उसके बाद ये बूटस्ट्रैप, नहीं ये अच्छा नहीं लगा देखो, तो मैं चाहता हूं इन्फो की जगह सक्सेस। बूटस्ट्रैप मुझे लॉजिकली देखना, अब देखना चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लासी, बस टैक्स की जगह टैक्स है तो क्या आएगा, टैक्स हाइफन सक्सेस टाइप, टैक्स हाइफन डेंजर, इन्फो, प्राइमरी। यहाँ btn हाइफन कर दो तो लुक चेंज करता है, बाकी काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये आपका सक्सेस लिख लो, आपका मानने नहीं, डेंजर, डेंजर भी ठीक। तो इस तरह से मैं यहां भी इन्फो लिख देता हूं, पर प्राइमरी यूज किया तो यहां मैंने इन्फो। अब उसके बाद धीरे धीरे सारा चीजें समझेंगे, थोड़ा थोड़ा खेल खेलेंगे, जो चीज आती है वो निकलेगी, जो नहीं आती है समझ के आगे निकल जाएंगे। क्योंकि व्यू जो है आने वाले टाइम पे Ctrl+A करके डिलीट करके हमने खुद लिखना है। ये हैंडराइटिंग का कोई पता नहीं चलता इसमें कंप्यूटर पे किसने लिखा। अभी सिर्फ मोटी मारा इसको सम, ठीक है जी। अब उसके बाद नीचे अब हम चाहते हैं